वेरी गुड आफ्टरनून जी, सत श्रीकाल। पार्टनरशिप एक्ट के रिगार्डिंग आज हम लोग दो सेक्शन डिस्कस करेंगे, सेक्शन 29 एंड सेक्शन 30। सेक्शन 30 काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पर माइनर की लाइबिलिटी के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे आज। सेक्शन 29 जो है वो राइट ऑफ ट्रांसफर के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। इफ देयर आर टू पार्टनर्स, अगर तीन पार्टनर है ए बी सी, अगर सी जो अपना इंटरेस्ट पार्टनरशिप फर्म में डी को मॉर्टगेज कर देता है, या एब्सोल्युटली उसको सेल कर देता है, ठीक है, या उसको चार्ज दे देता है अपने इंटरेस्ट का, जो अपना पार्ट जो है सी का शेयर है उस फर्म में, वो उसको उसके ऊपर चार्ज दे देता है डी को। लॉ कहता है कि यहां पर राइट ऑफ ट्रांसफर की बात कर रहा हूं, राइट ऑफ ट्रांसफर, राइट ऑफ डी। डी का राइट क्या होगा? ऑफ ए पार्टनर्स इंटरेस्ट। कौन से पार्टनर का इंटरेस्ट? सी का जो पार्टनर है, सी पार्टनर, उसका जो इंटरेस्ट है, जो उसने डी को सेल कर दिया, मॉर्टगेज कर दिया, उसको चार्ज दे दिया। व्हाट अबाउट द राइट ऑफ द डी? सेक्शन 29 इट्स वेरी क्लियर, वहां पे लिखा हुआ है कि अ ट्रांसफर बाय अ पार्टनर सी, यहां पर इन दिस एग्जांपल सी इज अ पार्टनर। अगर वो ट्रांसफर कर रहा है अपना इंटरेस्ट, जो उसका इंटरेस्ट फर्म में है, चाहे वो एब्सोल्यूट कर रहा है, चाहे वो मॉर्टगेज कर रहा है, जहां वो चार्ज क्रिएट कर रहा है जो उसने डी को दे दिया। In spite of all these things, D does not entitle, means all the things जो उसने C ने जो किया है, वो does not entitle the transferee during the continuance of the firm to interfere in the conduct of the business. लॉ कहता है जब तक ये फर्म कंटिन्यू चलती रहेगी ना ABC की, तब तक D के पास कोई राइट नहीं है कि वो उस फर्म में बिजनेस में इंटरफेयर करे। और टू रिक्वायर अकाउंट, ना ही वो अकाउंट चेक कर सकता है कि भाई मुझे अकाउंट दिखाओ, अकाउंट्स बुक्स लेके आओ, ये बिल्कुल उसके पास राइट नहीं है। ना ही वो इंस्पेक्ट कर सकता है बुक्स ऑफ द फर्म। यहां पर दो इंपॉर्टेंट बात है, अकाउंट की बुक्स और दूसरी बुक्स जो फर्म की होती हैं, उन सभी को चेक नहीं कर सकता। ही द ट्रांसफरी हैज नो राइट टू इंस्पेक्ट ऑल दीज बुक्स। उसके पास राइट फिर क्या होगा? सिर्फ एक ही राइट है, बट एंटाइटल्स द ट्रांसफरी ओनली टू रिसीव द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द ट्रांसफरिंग पार्टनर। जिस पार्टनर ने आपको अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर किया है, वो इंटरेस्ट आप ले सकते हो प्रॉफिट के फॉर्म में। जो प्रॉफिट सी को मिलना चाहिए था, अब वो आप डी को मिलेगा, आप वो प्रॉफिट क्लेम कर सकते हो। तो यहां पर क्लियर कर लिखा, बट एंटाइटल्स द ट्रांसफरी ओनली टू रिसीव द शेयर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द ट्रांसफरिंग पार्टनर एंड द ट्रांसफरी शैल एक्सेप्ट द अकाउंट ऑफ प्रॉफिट्स एग्री टू बाय द पार्टनर्स। जो उस पार्टनर्स ने एग्री किया था कि हम सी को इतना शेयर देंगे, वो शेयर डी को दिया जाएगा और वो उसी से संतुष्ट होगा, वो कुछ भी नहीं कर सकता। सेकंड सब क्लॉज, इफ द फर्म इज डिसॉल्व्ड, लॉ कहता है कि अब ये फर्म एबीसी की डिसॉल्व हो गई। नाउ व्हाट हैपन? दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। वहां पर कह रहे हैं फर्म डिसॉल्व हो गई और इफ द ट्रांसफरिंग पार्टनर सीजेस टू बी अ पार्टनर, यहां पर जो सी था जिसने वो ट्रांसफर किया था, वो सीजेस टू बी पार्टनर हो गया, खत्म हो गई उसकी पार्टनरशिप। द ट्रांसफरी इज एंटाइटल्ड एज अगेंस्ट द रिमेनिंग पार्टनर टू रिसीव द शेयर ऑफ द एसेट ऑफ द फर्म। तो डेफिनेटली जब फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, क्योंकि अब डी ने सी का सारा शेयर परचेज कर लिया है, तो डेफिनेटली जो डी होगा, जब फर्म डिसॉल्व हो गई, तो डी जो है उस पार्टनरशिप फर्म में सब कुछ अपना हिस्सा लेके जाएगा, एसेट में से प्रॉपर वो हिस्सा लेके जाएगा, उसकी लायबिलिटी भी हिस्सा होगी। तो ये इंपॉर्टेंट है। लॉ कहता है वहां पर ही इज एंटाइटल्ड एज अगेंस्ट द रिमेनिंग पार्टनर टू रिसीव द शेयर ऑफ द एसेट ऑफ द फर्म to which the transferring partner is entitled and for the purpose of ascertaining that share to an account as from the date of the dissolution। तो लॉ कहता है जब डिसोल्यूशन होगी तब तक देखा जाएगा कि जब डिसॉल्व, प्रॉपर पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई, उस दिन कितना उसका एसेट थे और उस एसेट में से सी का कितना शेयर था, वो जो सी का शेयर था वो ट्रांसफर किया जाएगा, डी को दिया जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 29, दैट्स इट। डायरेक्ट लैंग्वेज इज सफिशिएंट, काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए ये कमेंट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है मुझे, सिर्फ डायरेक्ट सफिशिएंट आपके लिए।